हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक पढ़ा रही हूँ। इसमें मैं पढ़ा रही हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो आज मैं पढ़ाऊँगी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस तरह से की गई, इसी के बारे में मैं आज पढ़ाऊँगी। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। तो एक और कहानी भी है कि पुरातत्वविदों ने सभ्यता की किस प्रकार से खोज की, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया था पूरी तरह से। तो फिर उस सभ्यता का खोज किस तरह से किया गया, तो उस बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गए तो उनके विषय में सभी लोग भूल गए सब कुछ। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के घटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। तो जब हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गया तो सभी लोग उसके बारे में भूल गए, परंतु जब बहुत दिनों के बाद खेत की जुताई खुदाई किया गया तो उसकी सतह में से कुछ अपरिचित पूरा वस्तु निकला। तो व्यक्ति यह अर्थ नहीं लगा पाए कि यह जो वस्तु मिली है वो किस प्रकार की वस्तु और किस सभ्यता की यह वस्तु है। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, पुरातात्विक अपने अन्वेषण के मार्गदर्शन के लिए लिखित का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। तो जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, पुरातात्विक अपने अन्वेषण के मार्गदर्शन के लिए लिखित का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। तो कनिंघम जो थे लिखित साक्ष्यों का अधिक महत्वपूर्ण देते थे, अधिक पसंद करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लिखित साक्ष्य मिलेगा तो अधिक महत्वपूर्ण होगा, उससे अधिक कोई भी चीज़ को मैं साबित कर सकता हूँ अधिक से अधिक। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान के प्रथम सर्वेक्षण कौन थे? कनिंघम। तो कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है। तो कनिंघम को जनक भी कहा जाता है भारतीय पुराशास्त्र का। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह, लेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसे पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। तो कनिंघम जब उत्खनन कर रहे थे तो वे ऐसे चीज़ों को खोजने का प्रयास कर रहे थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व का था। तो भारतीय पुरातत्व विज्ञान का प्रथम जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जनक तो कनिंघम को, और पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर भी जनरल कनिंघम थे। तो जनक भी भारतीय पुराशास्त्र का जनक भी कनिंघम को कहा जाता, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम थे। डायरेक्टर जो थे पहले पुरातात्विक के, भारतीय पुरातात्विक के, वो कनिंघम थे। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ को कनिंघम तक पहुँची भी नहीं थी, तो कुछ तो कनिंघम तक पहुँची भी नहीं थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन है। तो वह समझ नहीं पाए कि ये जो वस्तुएं मिली वो कितनी प्राचीन है। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। तो एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। तो मोहर इस तरह से था, इस तरह से मोहर था, मोहर का पिक्चर जो एक भारतीय व्यक्ति ने दिया था। पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे अपरिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो कनिंघम जो थे हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को, और पहले डायरेक्टर भी कनिंघम ही थे।
एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी जो हड़प्पा से मिली मोहरों के सामान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। तो हड़प्पा में जिस तरह की मोहरें मिली थी उसी तरह के मोहनजोदड़ो में भी मिली, जिसे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के। तो दोनों जगह एक ही तरह के मोहर मिली, तो इससे पता चल सका कि पुरातात्विक संस्कृति के एक ही भाग है। दोनों पुरास्थल जो है एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की। तो 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, जो कि मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। तो मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था, किसने कहा? S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी तब प्राचीन न जा सकी मोहरें मिली थी। तो जैसा मेसोपोटामिया मिली थी उसी तरह से हड़प्पा में भी मिली थी, पर पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी पर पहचानी न जा सकी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह है कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थे, पर यह भी है कि वह जो सभ्यता मिली नई सिंधु घाटी की सभ्यता, वह किसके समकालीन थी? मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, परंतु महत्वपूर्ण बात सबसे यह है कि कनिंघम की तरह मार्शल को भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी, परंतु उनसे कुछ भिन्न थे। कनिंघम से मार्शल जो थे कुछ भिन्न थे क्योंकि उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। पुरास्थल, टीले और स्तर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। तो पुरास्थल, टीले, स्तर, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। तो जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड जो है अनवरत पर उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, उन्हें टीले कहा जाता है। टीले किसे कहा जाता है? जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि जो है खंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, तो उसे टीला कहा जाता है। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। जो सबसे निचले स्तर होते हैं वो प्राचीनतम और सबसे ऊपरी जो है वह नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। तो इन स्तरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्तर क्रम विज्ञान। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं का विशेष संस्कृति काल खंडों से संबंध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्तर का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया।
व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हुए। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकांश क्षेत्र था वो कहाँ पर गया, पाकिस्तान में, और भारत में बहुत कम ही क्षेत्र मिल पाए। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। तो हाल ही में कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई वो धौलावीरा की खोज, वहाँ हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है। तो नया खोज जो है अभी भी जारी कर रहे हैं, पुरातात्विक जो है नए खोज अभी भी कर रहे हैं। अन्वेषण का अर्थ हुआ खोज करना, खोजकर्ता। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए, जहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते। तो ये जो खोज है भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते। तो पुरातत्वविद क्यों खोज करते हैं? क्योंकि भविष्य में कुछ रोचक तथ्य मिल जाए, तो इसलिए खोज अभी भी जारी है। तो आई होप कि आप लोग वहाँ तक समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलती हूँ। हड़प्पा में व्हीलर आरंभिक पुरातात्विक कई बार साहस की भावना से कार्य करते हैं। तो आरंभिक पुरातात्विक जो है कई बार साहस की भावना से कार्य करते हुए व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में यह लिखा है। मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी की हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती, यानी 5:30 बजे से 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोर तथा पड़ोस की बीहर से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चिरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। तो व्हीलर जो है इस बातों को देते हैं जानकारी इस बात की 5:30 बजे से आरंभ कर और 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए। अगली सुबह ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मिलने लगी। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदारियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी है काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। REM व्हीलर माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से उद्धृत है। तो यह जो कथन है व्हीलर के द्वारा दिया गया है और माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 से है। तो आज इतना ही रहेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या।